बिस्तर पर लेटी हुई सुनीता के पास उसके दोनों बच्चे आए और उससे बोले, माँ माँ उठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आई हूँ। मेरी बच्ची, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तू बाहर काम मत किया कर। लेकिन माँ तुम्हारी दवाई भी तो ज़रूरी है। अगर तुम दवाई नहीं खाओगी माँ तो तुम बीमार पड़ जाओगी माँ। लेकिन मेरी बच्ची, ये ज़माना बहुत ख़राब है। लड़कियों का बाहर जाना और काम करना अच्छा नहीं है मेरी बच्ची। हाँ माँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। माँ आज हमारे पास पापा होते तो हम आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। माँ मुझे और चिंटू को बाजार में जाकर गुब्बारे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती माँ। इतना कहते कहते बेचारी बच्ची रोने लगी। सुनीता जानती थी कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। बच्ची जो कि 12 साल की है और चिंटू 9 साल का है। 7 साल से दोनों के बाबा का कोई अता पता नहीं है। वह इनको छोड़कर पता नहीं कहाँ गुम हो गए। इतना सोचते सोचते सुनीता को अचानक खांसी चलने लगी। माँ को खांसता देख दोनों बच्चे घबरा गए। तभी बच्ची बोली, अरे माँ आपको अचानक से क्या हो गया माँ? चिंटू तुम माँ की देखभाल कर, मैं चाचा को बुला के लेके आती हूँ। बच्ची भागकर पास ही रहने वाले रामू चाचा के घर गई और वहाँ जाकर उससे बोली, चाचा चाचा माँ की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से घर चलिए। क्या कहा मेरी बच्ची? माँ की तबीयत खराब हो गई? तू जल कर, मैं आ रहा हूँ बेटा। बच्ची भागकर अपने माँ के पास आई। तब माँ ने उससे कहा, मेरी बच्ची तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। लगता है मेरा बुलावा आ गया है। मेरी बच्ची मुझे अब जाना होगा। नहीं माँ ऐसा नहीं कहते, बस चाचा भी आ ही रहे हैं, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा माँ। अब मुझे जाना होगा। तू मेरे जाने के बाद अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, और कभी तुम्हारे बाबा लौट आए तो उनके साथ चले जाना मेरे बच्चों। नहीं माँ हमको पापा नहीं चाहिए माँ, हमको आप ही चाहिए माँ। मेरे बच्चों, मैं भी जीना चाहती हूँ, पर मेरी जिंदगी पर मेरा बस नहीं है। इतने में रामू चाचा वहाँ आ जाते हैं। अरे सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, मैं एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। और सुनीता को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुनीता को 4-5 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उधर दोनों बच्चे गुब्बारे बेचकर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। बिना माँ के दोनों बच्चों को घर में बहुत ही सूनापन लगता है। वैसे तो उनकी चाची रात में आकर उन बच्चों के पास सो जाती थी, फिर भी दोनों को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होने लगी, क्योंकि माँ के जैसे लाड करने वाला और कोई न था। कभी कभी अचानक चिंटू रात को उठकर रोने लगता और अपनी दीदी से बोलता, दीदी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ चिंटू बेटा, माँ जल्दी से ठीक होकर घर पे आ जाएगी, तू चिंता मत कर और सो जा। अगले दिन चाचा घर पर आकर दोनों बच्चों से बोलते हैं, बेटा तुम्हारी माँ ठीक हो गई है और आज अस्पताल से उनकी छुट्टी है। चाचा की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। डॉक्टर ने छुट्टी होने के बाद रामू को बुलाकर उससे कहा, रामू, सुनीता कुछ ही दिनों की मेहमान है, कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, जितनी ज़्यादा हो इनका ध्यान रखो और इनको खुश रखो। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद सुनीता अपने घर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। एक दिन सुनीता अपने बच्चों से कहती है, मैं आज तुम्हें हलवा पूरी बनाकर खिलाती हूँ। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें कुछ बनाकर नहीं खिलाया। आज मैं तुम्हारा पसंदीदा हलवा व पूरी जरूर बनाऊंगी। इस तरह से बच्चों को खाना खिलाकर सुनीता व बच्चे सो जाते हैं। तभी रात में सुनीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बिस्तर पर पड़ी पड़ी सुनीता दर्द से कराहने लगी और पास ही रखा हुआ पेन व कागज उठाकर चिट्ठी लिखकर उसने उस चिट्ठी को अपने पलंग के पास रख दिया और सो गई। तभी अचानक से सुनीता के प्राण निकल गए। सुबह होने पर बच्चे जगे और अपनी माँ को मृत देखकर रोने लगे। तभी उस बच्ची की नज़र पलंग के पास रखी हुई उस पर्ची पर पड़ी। उसने पर्ची खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे बच्चों, मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। इस पर्ची के पीछे तुम्हारे बाबा का पता लिखा हुआ है। तुम्हारे बाबा गुम नहीं हुए थे, बल्कि हम दोनों का झगड़ा होने की वजह से वह हमें छोड़कर चले गए थे और दूसरी शादी कर ली। मेरे बच्चों,
तुम इस पर्ची को लेकर उनके पास जाना, क्या पता तुम्हें देखकर उनका मन पिघल जाए और वो तुम्हें अपना ले। तभी पर्ची को पढ़कर बच्ची रोने लगी। माँ के 13 दिन होने के पश्चात लड़की पर्ची लेकर अपने बाबा के गांव पहुंच गई और अपने बाबा के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई। बाबा, बाबा। बच्ची की आवाज सुनकर उसके पिताजी बाहर आए। उसको देखते ही वह अपनी बच्ची को पहचान गए। लड़की ने बाबा को देखकर कहा, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले आए बाबा? बाबा, माँ भी हमको छोड़कर चली गई बाबा। अब हमारा क्या होगा बाबा? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे साथ इस घर में रहोगी मेरी बच्ची। चलो आओ। तब से सारा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था और वह बहुत गरीब था। गरीबी से परेशान होकर अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा एक घोड़ी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो दर्द से तड़प रही थी। वो वहीं खड़ा होकर उसकी देखभाल करने लगा। जब घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, वह उसे लेकर वो अपने घर की ओर चल दिया। घोड़ी को बांधकर वह जंगल में हरी हरी पत्तियां तोड़ने चला गया। घोड़ी ने हरी हरी पत्तियां खाई और स्वस्थ हो गई। घोड़ी का बच्चा भी धीरे धीरे जवान हो चला। रामू ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे वो कहीं जाता तो उसका पता चल जाता। घोड़ा वजन उठाने के काम में आने लगा। उससे रामू का व्यापार चल पड़ा। उसके बाल बच्चे भी पलने लगे। सब कुछ अच्छा चलता देखकर रामू एक सेठ के पास गया और कुछ रुपया उधार लेकर 3-4 घोड़े घोड़ियां और ले आया। कुछ दिन बाद उसके पास अनेक घोड़ियां हो गई। उन सब से बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा। रामू के पास कई सारी घोड़ियां हो गई। उनकी साफ सफाई के लिए एक रखवाला भी रख लिया। रामू का व्यापार चमक उठा। बाल बच्चे और परिवार सब हंसी खुशल रहने लगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जिस घोड़े के गले में घंटा बांधा था वो बहुत घमंडी हो गया था। वो अपने आप को बहुत विशेष समझता था। सब घोड़े वन में पत्ते खाने जाते, वह उन सबको छोड़कर जंगल में अकेला घूमा करता था। सब घोड़ों ने उसे बहुत मना करा कि तू जंगल में अकेला मत घूमा कर। तेरे घंटे की आवाज से राजा शेर को पता चल जाता है कि हम सब यहाँ पत्ते खाने को आए हैं, इसलिए तू हमारे साथ रहा कर। एक दिन की बात है, सारे घोड़े जंगल में पत्ते खाने को गए। सारे घोड़े वापस आकर नदी में पानी पीने लगे। वो उन सब को छोड़कर वापस जंगल चला गया। उसके घंटे की आवाज सुनकर शेर भी उसके पीछे चलने लगा और मौका देखकर उस पे झपट पड़ा। बेचारे घोड़े का वही काम तमाम कर दिया। इसलिए मित्रों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जो सिलाई करके अपने घर का गुजारा करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ढोलक गांव में एक राधा नाम की लड़की उसकी माँ के साथ रहती है। वे लोग बहुत गरीब थे। राधा सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। राधा की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी, इसीलिए राधा को घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा घर के हर काम में निपुण थी। बस उसके पास एक ही कमी थी कि वह बदसूरत थी। उसकी इसी बदसूरती की वजह से उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। गाँव के सभी लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। ये पड़ोस में रहने वाली काकी उससे कपड़े सिलवाने आती है और उससे बोलती है, ए राधा, ले मेरी बेटी के लिए ये लहंगा सिल दे। इसको पहन के मेरी बेटी राजकुमारी जैसी लगनी चाहिए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत बधाई तुम्हें काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे बराबर की सब लड़कियों की तो शादी भी हो चुकी है और सबके बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब थोड़े दिन में मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। काकी की बात सुनकर राधा ने जवाब दिया, काकी, शायद मेरी हथेलियों में शादी की रेखा ही नहीं है। मेरे जीवन में हमेशा दूसरों की शादी के कपड़े सिलना ही लिखा है। इतना बोलते हुए ही राधा रोने लगी। अरे बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल तो शादियों को लेके 17 ड्रामे होते हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही तो तेरा बाप मर गया। अब तेरी माँ भी हमेशा बीमार पड़ी हुई रहती है।
एक तो तेरा ये काला रंग और ऊपर से ये गरीबी, यही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बढ़ के खड़े हैं। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। थोड़े ही देर में राधा की माँ उसके पास आ जाती है। माँ को देखकर राधा रोने लगती है और उससे बोलती है, देखो माँ, वो काकी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग के लिए ताने कसकर चली गई। राधा शादी की ड्रेस सिलने में व्यस्त हो जाती है। ड्रेस सिलने के बाद वो बोलती है, वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है मैंने। काकी की बेटी भी इस ड्रेस को पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। चलो मैं इस ड्रेस को एक बार पहनकर देखती हूँ। यही सोचते हुए राधा उस ड्रेस को पहनकर देखती है। राधा अपने आप को शीशे में निहार रही थी। तभी काकी की बेटी दरवाजे पर आकर उससे बोलती है। राधा को ड्रेस पहने देख वो भड़क जाती है। अरे ओ काली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस ड्रेस को तुम्हारे इस काले और बदसूरत बदन पर पहनने की? तुझ जैसी गरीब भिखारन की औकात नहीं है इतने सुंदर ड्रेस पहनने की। ये फटे पुराने और मैले कपड़े ही तुम्हारी असली औकात है, समझी? चल जल्दी से मुझे मेरा लहंगा वापस दे। काकी की बेटी की बात सुनकर राधा को बहुत दुख होता है और वो उदास हो जाती है। राधा रोते हुए काकी की बेटी को ड्रेस दे देती है। ड्रेस लेकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधा भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे भगवान, तूने मुझे ही इतना काला व बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठे, पर मेरे इस काले रंग की वजह से शायद ये मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। भगवान, जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाने लगता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है भगवान, जिसकी सजा मुझे ऐसे मिल रही है? राधा लगातार रोते जा रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उससे बोलने लगती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं, सीरत से सुंदर होते हैं। मेरी बेटिया रानी तो दिल से बहुत सुंदर है, लेकिन आजकल के लोग ये बात नहीं समझते, पैसों को ही महत्व देते हैं। पर तू ज्यादा मत सोच, तेरे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा मेरी बेटी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुशीला राधा की शादी के बारे में सोचती रहती थी। वह यही सोचा करती थी कि उसके काले रंग की वजह से कौन उससे शादी करेगा। सुशीला अपनी बेटी की शादी के लिए काफी सारे रिश्ते तलाशती है। वह अपने रिश्तेदार के घर जाती है, पर उसकी बेटी की काले रंग की वजह से सब लोग उसकी शादी के लिए मना कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद सुशीला को एक रिश्ता राधा के लिए मिलता है। वे लोग राधा को देखने उसके घर आते हैं। राधा चाय व नाश्ता लेकर उनके सामने आती है। राधा को देख लड़के की माँ बोलती है, हाय हाय, कैसी बेटी है तुम्हारी। कहाँ मेरा बेटा दूध के समान सफेद और तुम्हारी बेटी कोयले की खान। माफ करना बहन जी, मैं ऐसा रिश्ता नहीं कर सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा के मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, वो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, हमारी भी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। देखो सुशीला बहन, वैसे तो मेरे लड़के के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, तो तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें कुछ दहेज देना होगा, 5 लाख नगद और 10 तोला सोना। अगर मंजूर हो तो ये रिश्ता हम कर सकते हैं। मुझे सब मंजूर है, पर आप ये रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। राधा माँ से बोलती है, माँ, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दिया? माँ, तुम्हें पता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उन लोगों की शर्तों को कैसे पूरा करेंगे? माँ, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटी, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है, उसको मैं संभाल लूंगी। चल बेटा, तू अपनी सिलाई का काम कर ले, मैं अभी बाजार जाके थोड़ा काम निपटा के आती हूँ। ऐसा बोलकर राधा की माँ जमीन के कागज लेकर सरपंच के पास चली जाती है। सरपंच साहब, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये आप जमीन के कागज आपके पास रख लीजिए और कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए। कितने पैसे चाहिए सुशीला तुझे? मुझे 20 लाख रुपए चाहिए सरपंच जी। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए का हाथ पांव होते हैं? क्या करेगी इतने पैसे का? बच्ची का ब्याह ही तो करना है तुझे। ऐसे कौन से हीरे मोती देने हैं तुझे उसको ब्याह में? अरे सरपंच साहब, क्या बताऊं, मेरी समधन बहुत लालची है। उसने दहेज में कार, सोना और पैसों, इनकी बहुत डिमांड रखी है। पागल हो गई है सुशीला तू? ये पता नहीं तेरी जमीन की इतनी वैल्यू नहीं है जितना पैसा तू मांग रही है। इन अमीरों के चक्कर में मत पड़ और अपनी बेटी को किसी गरीब के घर ब्याह दे। सरपंच साहब, मैं इतनी आस लेके आपके पास आई हूँ, कुछ तो मेरी मदद कीजिए। ऐसा मत। तेरी क्या मदद कर दूं मैं? तेरी जमीन की इतनी वैल्यू है ही नहीं तो मैं इतने पैसे कैसे दे दूंगा तुझे?
जा चली जा यहाँ से। सरपंच साहब के मना करने के बाद सुशीला वहाँ से रोते रोते उसके घर को चली गई। समय बीतता गया और शादी का दिन नजदीक आ गया। शाम होने पर गांव की औरतें गीत गाने उनके घर आई। राधा को सिंपल साड़ी में देखकर वह उन्हें ताना मारने लगी। अरे ये देखो दुल्हन कैसे सिंपल बेटी है, वैसे तो सारे गांव के कपड़े सिलती रहती है और इसके पास एक भी सुंदर लहंगा नहीं है। इस तरह से गांव की सारी औरतें राधा का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। बैठी बैठी राधा सोचने लगी। सोचते सोचते वह दुर्गा मैया से बोलती है, हे माँ, अब हमारा क्या होगा? ना हमारे पास पैसा है, कोई शादी का सामान है। यह शादी कैसी होगी माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। हे माँ, आप ही कोई चमत्कार कीजिए माँ। तभी वहाँ पर चमत्कार होता है और माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है और राधा से बोलती है, राधा मत रो, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। यह लो, मैं तुम्हें जादुई साड़ी देती हूँ। इसे पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर जो भी तुम विश करोगी वह सारी विश पूरी हो जाएगी। दुर्गा माँ की बात सुनकर राधा खुशी से झूम उठी। दुर्गा माँ की दी हुई साड़ी पहनकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। साड़ी पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके मन में एक ख्याल आ रहा था कि इस साड़ी के जैसा ही सुंदर चेहरा मेरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। यह बोलते ही एक चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत सुंदर हो जाती है। तभी सामने से उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है और बोलती है, राधा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाई। मुझे तो तेरी चिंता सता रही है बेटी, अब शादी कैसे करेंगे? कल बारात आने वाली है। माँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज दुर्गा माँ ने साक्षात दर्शन दिए हैं, साथ ही में एक जादुई साड़ी भी मुझे दी है और मुझसे कहा है कि जो भी तुम इससे मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा बेटी तुमने? माँ ने तुम्हें दर्शन दिए? ओहो, चमत्कार हो गया। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए माँ। देखो माँ, अब मैं तुम्हारे सामने दहेज का सारा सामान किस तरह से मंगवाती हूँ। और आईने के सामने खड़े होकर दहेज का सारा सामान मंगवा लेती है। अगले दिन बारात आ जाती है। गांव के लोग इसी चिंता में थे कि इसकी शादी कैसे होगी। वहां पर दहेज का इतना सारा सामान देख सब चौंक गए और सोचने लगे कि ये सब कैसे हो गया। तभी राधा के माँ ने गाँव वालों से माँ दुर्गा के चमत्कार के बारे में बताया और कहा, अगर भगवान के दिल से भक्ति की जाए तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। और धूमधाम से राधा की शादी राहुल के साथ कर दी गई। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक मजेदार कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया था और दूसरी पत्नी जीवित थी। उसकी पहली पत्नी के बहुत ही सुंदर सोनपरी नाम की बेटी थी और वहीं दूसरी पत्नी की लड़की रीता बहुत बदसूरत थी। उसकी सौतेली माँ सोनपरी की सुंदरता से जलती थी, इसीलिए वह उसको रोज मारती। वह अपनी भेड़ को चराने के लिए भूखी प्यासी जंगल में भेज देती थी और सौतेली माँ व रीता घर में मजे करती थी। वह रोज पकवान बनाकर खाती। एक दिन सोनपरी भेड़ को चराते चराते रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर भेड़ ने कहा, सोनपरी तुम क्यों रो रही हो? तब सोनपरी बोली, रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे भाग्य में तो रोना ही लिखा है। तब भेड़ ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? सोनपरी बोली, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भूखी प्यासी जंगल में ना आना पड़ता। तब भेड़ ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे सर पर अपने हाथों से चोट मारना। यह सुनकर सोनपरी सोच में पड़ गई। उसको यूं देखकर भेड़ ने कहा, अरे अब ज्यादा मत सोच, फटाफट अपने हाथों से मेरे सींगों पर चोट कर दे। अब सोनपरी ने जैसे ही उसके सींगों पर चोट मारी तो वहां से फल व मिठाई निकलने लगे। यह देखकर सोनपरी खुशी के मारे नाचने लगी। तब भेड़ ने कहा, अब जब भी तुम्हें कुछ खाने का मन करे तुम मेरे सिर पर ऐसे ही चोट मार देना। रोज मिठाई और फल खाने से सोनपरी बढ़िया मोटी ताजी हो गई और उसके रूप में और भी निखार आने लगा। यह देखकर उस सौतेली माँ को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी और उसने अपनी बेटी रीता को बुलाकर उससे कहा, रीता तू तो बहुत दुबली होती जा रही है और सोनपरी दिन ब दिन मोटी ताजी होती जा रही है, क्या चक्कर है? इस बात पे रीता ने माँ को जवाब दिया, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है माँ, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं, पर मुझे लगता है कि ये जंगल में जाकर कुछ गड़बड़ करती होगी। तब माँ ने कहा, तू कल इसके पीछे पीछे जंगल जाना और देखना कि माजरा क्या है। फिर अगले दिन सोनपरी के पीछे पीछे रीता जंगल में उसके साथ चली गई और उसने देखा कि जैसे ही सोनपरी ने उसके सिर पर चोट करी, सिर में से मिठाई व फल निकलने लगे। यह नज़ारा देख करके रीता अपने घर गई और वहां जाकर के सारी बात अपनी माँ को बताई। रीता की बात सुनकर माँ ने जवाब दिया, अच्छा ये बात है,
कोई बात नहीं, भेड़ को भी अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। दोनों की बातें चली रही थी कि सोनपरी आई और उसने आकर के माँ और बेटी की सारी बात सुन ली। माँ और बेटी की यह बात सुनकर के सोनपरी उदास हो गई। वह रोज की तरह भेड़ को चराने के लिए जंगल तो गई, लेकिन दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। इसी बात को देखते हुए भेड़ ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है? तब सोनपरी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है और वह तुम्हें भी मार डालना चाहती है। तब भेड़ ने कहा, मारने दो इनको, मैं तो तेरे लिए तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू मेरा मांस मत खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की तुझे जरूरत हो उसे खोदना और तुझे तेरी मनचाही चीज मिल जाएगी। अब अगले दिन भेड़ मारा गया और सोनपरी ने वैसा ही किया जैसे भेड़ ने बोला था। उसने जंगल में जाकर के उसकी हड्डियों को गाड़ दिया। और कुछ दिनों बाद पास के गांव में एक मेला लगा। दोनों माँ और बेटी सज धज कर मेले में चली गई और बेचारी सोनपरी को घर में चावल साफ करने के लिए छोड़ गई। सोनपरी चावल साफ करते करते रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुन करके एक चिड़िया आकर के उससे बोलने लगी, बहन तू क्यों रोती है? चिड़िया की आवाज़ सुन तब सोनपरी रोते रोते बोली, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई, पर मुझे इतने सारे चावल साफ करने का काम दे करके छोड़ गई। तब चिड़िया बोली, तू फिक्र मत कर, तेरा काम मैं कर दूंगी, तू जाकर के मेले में घूम आ। सोनपरी मेले में जाने के लिए तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े न थे। तभी उसे भेड़ की वो बात याद आ गई, तो वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। गड्ढे को खोदा तो उसमें सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और घोड़ा निकला। सोनपरी सज धज कर घोड़े पर बैठकर मेले में चल दी। पास ही के देश का एक राजकुमार भी मेले में आया हुआ था। उसने सोनपरी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल राजकुमार के हृदय पे छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, सिपाहियों, जाओ मालूम करो ये लड़की कौन है। हमें इससे ब्याह करना है। जाकर के ढूंढो और पता लगाओ ये कहाँ से आई है और कहाँ की रहने वाली है। राजकुमार का आदेश सुनकर सारे सिपाही सोनपरी की ओर दौड़ पड़े। उनको यूं अपनी ओर आता हुआ देखकर सोनपरी सोचने लगी, क्या हुआ, कहीं इनको मेरी माँ ने तो नहीं भेज दिया? यह सोचकर उसने अपना घोड़ा अपने घर की ओर दौड़ा दिया। इसी बीच में उसका सोने का जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठा करके वापस चले आए। राजकुमार ने उनको बहुत डांटा और हुक्म दिया, जाहिलो, तुमसे एक काम दिया था वो तुमसे ढंग से नहीं हुआ। जाओ ढूंढो ये जूता किसका है और जिसके पैर में जूता आ जाए उसको उठा कर ले आओ, उसी से हमारी शादी होगी। राजकुमार का आदेश सुनकर सिपाही जूता लेकर चल पड़े। सिपाही गांव के हर घर में जाकर के हर लड़की को जूता पहनाने लगे, पर किसी को भी जूता नहीं आता। अंत में थक हार करके वो सोनपरी के घर पहुँचे। उनको देखकर सौतेली माँ ने पूछा, क्या हुआ? तब सिपाहियों ने जवाब दिया, तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, मुझे यहाँ पर उनको जूता पहनाकर देखना है। तब सौतेली माँ ने अपनी बेटी रीता को आगे कर दिया, लेकिन उसको भी जूता नहीं आया। तभी पीछे खड़े हुए एक सिपाही ने सोनपरी को देख लिया और उसकी माँ से कहा, उस लड़की को भी बुलाओ, उसको भी जूता पहनकर देखना है। सिपाही की बात सुनकर के सौतेली माँ ने जवाब दिया, यह तो हमारे घर की नौकरानी है और यह तो चप्पल में ही रहती है, जूते इसके नसीब में कहाँ। उसकी बात सुनकर के सिपाही बोले, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, लड़की को बुलाओ। सोनपरी के आते ही जूता उसको पहनाया गया और जैसे ही उसको जूता पहनाया उसके पैर में वो जूता आ गया। सारे सिपाही खुशी के मारे झूम गए, चलो किसी के पैर में तो जूता आया। और वो सोनपरी को लेकर के राजमहल पहुंचे और राजकुमार से उसका विवाह करवा दिया गया। यह सब देख कर के सोनपरी की सौतेली माँ को सोनपरी से और भी ज़्यादा जलन होने लगी। वह रोज उसे मारने का उपाय सोचने लगी और एक दिन उसने सोनपरी को संदेशा भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी बहुत याद आ रही है, एक बार हमसे मिलने को घर पे आ जा। संदेशा पढ़ के सोनपरी को बहुत खुशी हुई और राजकुमार से आज्ञा लेकर के वो अपने घर को चली आई। जैसे ही सोनपरी घर आई, उसकी छोटी बहन उसे घुमाने के लिए जंगल ले गई और एक तालाब के किनारे ले जाकर के उसको उस तालाब में धक्का दे दिया।
सोनपरी को धक्का दे करके सोनपरी की छोटी बहन वापस अपने घर को आ गई और अपनी माँ को सारी बात बताई और उसके कपड़े व गहने पहन करके राजकुमार के पास चली गई और आकर के राजकुमार के कक्ष में सो गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया और सोनपरी से बोला, क्या हुआ सोनपरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो सोनपरी तो थी नहीं, इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार को शक हुआ और वो बोला, क्या हुआ सोनपरी, बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा तुमसे? रुको, अभी मैं उसकी खाट खड़ी करता हूँ। यह सुनकर डर के मारी रीता उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करना। कौन है तू? मेरी सोनपरी कहाँ है? बता जल्दी से, नहीं तो अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। महाराज, सोनपरी तो जंगल में तालाब में डूबकर मर गई। यह सुनकर राजकुमार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी तलवार निकाली और वह बोला, जल्दी बता मुझे, क्या किया तुमने सोनपरी के साथ? रीता ने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजकुमार रीता को लेकर के जंगल में पहुंचा। जंगल में जाकर देखा तो सोनपरी तालाब के किनारे पड़ी हुई दिखी। राजकुमार उसे उठा करके राजमहल लाया और उसका बहुत अच्छे से इलाज करवा दिया गया। कुछ दिनों बाद सोनपरी पहले जैसी हो गई। तब राजकुमार ने सौतेली माँ व बेटी को राजमहल बुलवाया और उनको कैद खाने में कैद करवा दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।